हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे और ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं आपको लगेगा थोड़ा सा मिलती जुलती हैं। इन सबकी ट्रांजैक्शंस की जो एंट्री होती है वो अलग होंगी, बट देखो ये सारी ट्रांजैक्शन लगभग सेम जैसी हैं। तो ये 10,000 रुपये शेयर्स में इन्वेस्ट किए, उसके बाद है 10,000 रुपये शेयर्स में इन्वेस्ट किए और ब्रोकरेज पे करी। उसके बाद 10,000 पर्सनल इन्वेस्टमेंट में पे किए, मालिक की पर्सनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और उसके बाद 10,000 रुपये आपने सेविंग अकाउंट से इन्वेस्ट किए, और आपने 10,000 रुपये पर्सनल इन्वेस्टमेंट की सेविंग अकाउंट से। तो इन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, और इन सब की एंट्री जो है जर्नल एंट्री अलग अलग बनेगी। तो देखते हैं कैसे कैसे अलग बनेगी। तो देखो, पहला है इन्वेस्टेड ₹10,000 इन शेयर्स। तो इन्वेस्टेड का मतलब आ गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया आपने, और आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होता है आपका फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है। तो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। अब एक बिजनेस है, देखो, अगर एक बिजनेस है और एक है ओनर, तो ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए होंगे, लेकिन बिजनेस में देखो, अगर आप जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आपको क्या देखना है कि आप बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट हो। तो हर चीज को आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए किसी शेयर्स में। अब शेयर्स किसके होंगे? किसी कंपनी के होंगे। मान लो ए लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं। तो बिजनेस से पैसा गया और ए लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आए। ठीक है। तो यानी कि शेयर्स इन्वेस्ट किए बिजनेस के बाहर, और पैसा कहाँ से गया? बिजनेस से गया। ठीक है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो पहली एंट्री आप कैसे करोगे? पहली एंट्री तो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट है ये, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है। तो हमने थोड़ी पूरी डिटेल दे दी है। डेबिट कर दो इसको, और पैसा गया कैश में जाएगा या फिर बैंक से जाएगा, आप चेक दोगे। ठीक है। तो 10,000 रुपए की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। और मैं आपको बोलूंगा कि आप ना बैंक को प्रेफर करो। ठीक है, कैश को प्रेफर मत करो। क्यों? क्योंकि जब फिक्स एसेट की बात होती है, फिक्स एसेट को जब बाय सेल किया जाता है तो नॉर्मली क्या है, बैंक से पेमेंट वगैरह होता है सारा। क्योंकि फिक्स एसेट क्या है, अमाउंट ज्यादा होती है, और ज्यादा अमाउंट कैश में तो यूज होती नहीं है। तो हम ज्यादा अमाउंट के लिए बैंक को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख दोगे तो वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा ठीक है। ऐसा नहीं कि कैश लिखोगे तो गलत हो जाएगा, गलत तो कैश भी नहीं है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चेक इशू किया, तब आपको बैंक ही लिखना है, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपके ऊपर है, आप कैश लिखो या बैंक लिखो, बट बैंक लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरी एंट्री क्या है? 10,000 के शेयर्स इन्वेस्ट किए, 10,000 शेयर्स में इन्वेस्ट किए और आपने ब्रोकरेज पे की। तो ये जो ब्रोकरेज है, देखो, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन ऑफ परचेज है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन ऑफ परचेज। और परचेज भी कौन सी? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आपको ना एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और वो प्रिंसिपल कौन सा है? कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? कोई भी फिक्स एसेट आप खरीदते हो, ठीक है, उसके परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, जब उसे खरीदा जाता है, परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे हम कैपिटलाइज करते हैं। ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट तो कैपिटलाइज होती ही होती है। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहती क्या है? ये कहती है ऑल एक्सपेंसेस इन कनेक्शन ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब क्या हो गया? डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। डेबिटेड टू एसेट अकाउंट या फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कॉस्ट है, यहाँ पे आपने 10,000 के शेयर इन्वेस्ट किए,
तो कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से जो 10,000 है वो तो आपकी कॉस्ट है ही इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए 1,000 रुपये दिया है वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 11,000। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कॉस्ट प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, और अगर आपको कॉस्ट प्रिंसिपल पता होगा तभी आप 11,000 से ये वाली एंट्री करोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, 10,000 की इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर दोगे और 1,000 की ब्रोकरेज की अलग से कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो दूसरे केस में एंट्री क्या होगी, एंट्री तो वही होगी, अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो दूसरे केस में क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। इसको खाली इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी लिख सकते हैं, ए लिमिटेड लिख दिया तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो कौन सी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देते हैं हम अकाउंटिंग में, उसको देते हैं हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी कि अकाउंटिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। ये कौन बोलता है, ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश या फिर बैंक। यहाँ पे अमाउंट आएगी 11,000 रुपये। तो यहाँ पे ये जो 11,000 रुपये अमाउंट है ये क्यों आई है, क्योंकि कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड क्या है, इन्वेस्टेड ₹10,000 इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ओनर की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ओनर ने अपने पर्सनल लेवल पे ए लिमिटेड के शेयर खरीदे। तो बिजनेस से क्या मतलब है, मालिक की जब पर्सनल इन्वेस्टमेंट है तो वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। तो जब बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मालिक की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और उसके लिए पैसे गए हैं बिजनेस से, तो आप क्या कर लिखोगे, यहाँ पे सीधी सी बात है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10,000 से एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ड्राइंग को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये मालिक की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, हाईलाइट करना है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बिजनेस से पैसे गए हैं, तो बिजनेस से पैसे गए हैं तो कैश तो क्रेडिट होगा। और मालिक की पर्सनल है, तो मालिक की पर्सनल है तो हम बिजनेस की इन्वेस्टमेंट क्यों दिखाएं। ठीक है, ऊपर ये जो लिखा हुआ है मैंने, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। ये थर्ड में क्या है, मालिक की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो मालिक की पर्सनल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। थर्ड एंट्री हो गई। उसके बाद चौथी एंट्री, इन्वेस्टेड ₹10,000 फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट ऑफ द ओनर। देखो, मालिक की सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट का क्या मतलब होता है, मालिक का पर्सनल अकाउंट। आपको पता होना चाहिए कि बैंक अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका करंट अकाउंट और एक होता है आपका सेविंग्स अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो होता है वो होता है बिजनेस का, और जो सेविंग अकाउंट होता है वो होता है ओनर का पर्सनल। ठीक है, तो यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन कह रही है, इन्वेस्टेड ₹10,000 फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट ऑफ द ओनर, यानी कि इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस की है। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, खाली इन्वेस्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो है तो ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, लेकिन मालिक ने अपने पैसों से, अपने पर्सनल अमाउंट से दिया है, तो एक तरीके से मालिक ने बिजनेस को पैसे दे दिए एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट से। ठीक है, तो यानी कि मालिक कोई भी पैसा बिजनेस में लेके आएगा तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और डेबिट किसको करेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, डेबिट 10,000। ठीक है, टू क्या करोगे यहाँ पे, देखो मालिक के सेविंग अकाउंट से पैसे गए हैं, बिजनेस के अकाउंट से तो नहीं गए हैं। ठीक है, तो बिजनेस के अकाउंट से पैसे नहीं गए हैं तो हम तो टू कैश कर नहीं सकते हैं। तो मालिक के पर्सनल अकाउंट से पैसे गए हैं, एक तरीके से क्या करा, मालिक ने अपने पर्सनल अकाउंट से शेयर्स खरीदे और बिजनेस में लगा दिए। यही तो बोलेंगे, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट खरीद ली मालिक ने अपने सेविंग अकाउंट से। तो मालिक बिजनेस में कोई भी चीज लेके आता है तो क्या क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो एक तरीके से मालिक क्या है, अपने घर से फर्नीचर लेके आता है, बिजनेस को देता है। यहाँ पे क्या आप समझ लोगे,
कि मालिक ने इन्वेस्टमेंट खरीद ली अपने पर्सनल अकाउंट से और वो बिजनेस में ले आए। तो इसको इस तरीके से समझो आप, चौथे वाली ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो ये वाली चौथे जो ट्रांजेक्शन है इसकी जो एंट्री होगी वो इस तरीके से होगी, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। और इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज आप इसमें गलती कर दोगे। उसके बाद आखिरी क्या है, इन्वेस्टेड ₹10,000 इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। देखो मालिक की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बिजनेस से पैसा जाता तो हम उसको ड्राइंग लिख देते, लेकिन बिजनेस से पैसा नहीं गया, वो तो सेविंग अकाउंट से पैसा गया। ठीक है, तो मालिक ने अपने पर्सनल लेवल पे कुछ इन्वेस्टमेंट करी और उसका पैसा भी अपनी जेब से डाल दिया, अपने सेविंग अकाउंट से डाल दिया, तो इसका तो बिजनेस से कोई रिलेशन ही नहीं है। यानी कि पांचवी जो एंट्री है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। रीजन क्या है इसका, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो मालिक का सेविंग अकाउंट ये भी बिजनेस से बाहर है, और मालिक की जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है ये भी बिजनेस से बाहर है। तो मालिक ने अपने पैसे खर्च करके कुछ इन्वेस्टमेंट करी और वो भी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करी, तो उसका बिजनेस से तो कोई कनेक्शन है नहीं। जैसे कि मालिक ने फर्नीचर खरीदा अपने घर के पैसों से और उस फर्नीचर को अपने घर ही ले जाके रख लिया, तो बिजनेस में तो ना कुछ आया और ना बिजनेस से कुछ गया। ठीक है, तो इस पांचवी वाली को आप इस तरीके से समझोगे। और नॉर्मली ये वाली जो एंट्रीज होती हैं देखो आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी बहुत ज्यादा और सारी नहीं मिलेंगी। तो अगर इस तरीके की एंट्री आप एक साथ समझ लोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, इस तरह की कोई भी एंट्री आएगी तो। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है पहली और दूसरे में आपको इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है क्योंकि वो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, और दूसरे में क्योंकि ये कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि खरीदते समय के सारे खर्चे फिक्स एसेट में ऐड कर देते हैं, तो दूसरी एंट्री में हमने 11,000 रुपये लिख दिया। तीसरी एंट्री क्या है, वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और पैसा बिजनेस से जा रहा है, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। और सॉरी, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया तीसरी एंट्री में, और क्योंकि मालिक की पर्सनल है तो वो ड्रॉइंग डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, चौथे में क्या है, बिजनेस की तो इन्वेस्टमेंट है लेकिन मालिक ने अपने सेविंग अकाउंट से दिया है, तो बिजनेस से ना तो ना कैश गया ना कैश आया बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस का तो कैश वैसे का वैसे ही है, तो इसीलिए यहाँ पे कैश यूज नहीं किया है। एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि मालिक ने इन्वेस्टमेंट खरीदी और बिजनेस में ले आया, तो मालिक कुछ भी बिजनेस में लेके आता है तो कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी एंट्री जो हमें पहले लग रही थी मिलती जुलती सी, इन सबका ट्रीटमेंट एकदम डिफरेंट है। तो इस तरीके से अगर हम इस समझ लेंगे तो हम इसमें गलती नहीं करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।